हेलो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं ब्रिक्स की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में या डेली लाइफ में। और एक बहुत अच्छा बिल्डिंग मटेरियल है आज के युग में, है ना। इसके बिना तो हम घर बना ही नहीं सकते, ऐसा कुछ हो गया है। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। सर हमें ब्रिक की क्यों ज़रूरत पड़ी, है ना। अब ब्रिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, मेनली हम ये पढ़ेंगे, बता देता हूँ क्या क्या है हमारे उसमें कंटेंट में। जैसे कि पहला है आपका डेफिनेशन ऑफ ब्रिक्स। ओके, इसमें हम डेफिनेशन ऑफ ब्रिक्स पढ़ेंगे। ओके, फिर टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, फिर कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स अर्थ, अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, यूज ऑफ ब्रिक्स, डिफेक्ट ऑफ ब्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स और ब्रिक मेसनरी, ये हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले ब्रिक की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले ब्रिक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। ब्रिक क्या है सर? ब्रिक एक स्मॉल ब्लॉक है जिसको हम यूज करते हैं दीवार बनाने में, हाउस बनाने में और आपकी बिल्डिंग बनाने में। अच्छा, स्मॉल ब्लॉक्स हैं। दे आर मेड फ्रॉम क्ले, क्या ये क्ले से बनता है और इसको बैक्ड इन हॉट ओवन टू बिकम स्ट्रॉन्ग। कहने का मतलब ये है, इसको पकाया जाता है गरम हॉट ओवन में, ठीक है। एक हॉट ओवन में या एक प्रकार की भट्टी जिसे हम बोलते हैं, भट्टियों में पकाया जाता है, तो जिससे ये स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ब्रिक्स आर ऑल दी सेम साइज एंड शेप। ब्रिक जो है वो आपकी ऑल दी सेम साइज एंड शेप, वह एक ही सेम साइज की है, इसलिए हम इनको फिट कर सकते हैं इजिली। ओके, दे आर आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल, ये आर्टिफिशियल मटेरियल है। ओके, विच विच मीन्स पीपल मेक देम नॉट नेचर। इसका मतलब ये है कि हम लोग बनाते हैं, पीपल बनाते हैं इसको, ना कि नेचर। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिक्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एशियन सिटी जैसे लाइक मोहनजोदारो में सन ड्राई ब्रिक्स मिली है, जैसे कि ये है, ये मोहनजोदारो की ब्रिक्स है, ठीक है ना। इतनी उस समय भी हमें ईंटें ये साबित करती हैं कि पुराने समय के लोग, जो प्राचीन सभ्यता के लोग थे, वह भी ईंटों का निर्माण जानते थे। फायर बर्ड बेक इन फायर बिकम कॉमन अराउंड दी 3500 बीसी। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी जो फायर ब्रिक्स हैं, जो पकी हुई ब्रिक्स हैं, वो कम से कम 3500 बीसी के आसपास स्टार्ट हुई थी। और उससे पहले ब्रिक्स, सबसे पहले जो ब्रिक्स स्टार्ट हुई थी वो 6000 बीसी के आसपास हुई थी। बहुत पहले का इतिहास है, ठीक है ना। और दीज ब्रिक्स वेयर स्ट्रोंगर एंड लास्ट लॉन्गर। ओके, लास्ट लॉन्गर है। बिफोर ब्रिक्स जो है वो यूज करते थे क्या, स्टोन को। अच्छा, क्या करते थे, स्टोन को। लॉन्ग एगो पीपल यूज्ड स्टोन टू बिल्ड बिग बिल्डिंग्स। अच्छा, बहुत समय पहले लोग स्टोन का यूज करते थे बिल्डिंग बनाने में। स्टोन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग एंड इजी टू फाइंड है। ओके, एग्जाम्पल इसके स्टोन बिल्डिंग के क्या क्या हैं, कि जैसे कि आपने देखा होगा स्टोन से इजिप्ट का पिरामिड बना है, वो क्या लाइम चूने और ग्रेनाइट से बना है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और वो ग्रेनाइट और लाइम स्टोन के बड़े बड़े पत्थर हैं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, कैश फ्रॉम बिग रॉक्स। ओके,
ओल्ड फोर्ट, जितने भी पुराने किले हैं और मंदिर हैं वो किससे बनी हुई है? सैंडस्टोन और मार्बलों से, बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है। वाई ब्रिक्स आर स्टिल यूज टूडे, इसलिए हम क्यों यूज कर रहे हैं ब्रिक्स को आज? पत्थरों से रिप्लेस हमने क्यों किया? क्योंकि ब्रिक्स जो है वो इजी टू शेप एंड कैरिंग, हम ब्रिक्स को आसानी से, सबसे बड़ी बात तो ये, आसानी से हम उसको शेप में डाल सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। दे आर चीपर, ये चीपर है और फास्टर टू बिल्ड विद, इससे हम फास्टर कर सकते हैं, बिल्ड निर्माण, भवनों का निर्माण इससे फास्टर कर सकते हैं पत्थरों के मुकाबले। और ब्रिक्स हैव ए यूनिफॉर्म साइज एंड शेप्स, ब्रिक्स में पहले से ही उसमें यूनिफॉर्म साइज एंड शेप्स होता है। जैसे कि हमारे बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको हमें पहले छाटना होता था, जिसको हम पढ़ते हैं आगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग बोलते हैं। और आपका गुड फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिल्डिंग्स, ठीक है, ये गुड है स्मॉल एंड मीडियम बिल्डिंग्स के लिए। अच्छा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज है वो आई स्क्वायर के हिसाब से 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm विदाउट मोटार है, ठीक है। जैसे कि इसमें मैंने फोटो लगाया है, 190 तो हमारी क्या लेंथ होगी, ठीक है। और ठीक है, और हमारी 90 mm क्या हुआ? विड्थ होगी, ठीक है। और हाइट जो इसकी है वो भी 90 mm होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये क्या है? हमारी ब्रिक का साइज है। और ब्रिक का जो वेट है कम से कम वो 3 से लेके 3.5 kg होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। देखो हम कैसे पता करें कि 1 मीटर क्यूब्स में कितनी ब्रिक्स आएंगी? जैसा कि आप सब जानते हैं, आई नो कि 1 ब्रिक्स का साइज मोटार के साथ, है ना, हमें जानना है कि 1 मीटर क्यूब्स में कितनी ईंटें आएंगी। लेंथ है उसकी 200 मीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। विड्थ है उसकी 100 मीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हाइट भी उसकी 100 मीटर, 0. ओके। स्टेप 2 है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स, ठीक है। अब हमें 1 ब्रिक्स का वॉल्यूम पता करना है, तो उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया क्या? हमारा ब्रिक का वॉल्यूम आ गया। ओके, फिर हमें क्या करना है? डिवाइड करना टोटल वॉल्यूम, मतलब जितने भी हमारा टोटल वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम कितना है इस समय? 1 मीटर क्यूब्स बाय 1 ब्रिक वॉल्यूम। देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए सबसे पहले हमें कितनी मीटर में क्या करना है? टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है? 1 मीटर क्यूब्स। और 1 ब्रिक का वॉल्यूम कितना है? 0.002, तो ये आ गया 500। तो 500 ब्रिक्स लगती हैं आपकी 1 मीटर क्यूब्स में, ठीक है। मोटार के सहित, आप सभी जानते हैं इससे। अब आते हैं साइज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक्स, जैसे कि इंचेस में पहले था, तो 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। अच्छा, फ्रॉग, सर फ्रॉग क्या है सर? मेंढक? नहीं नहीं बेटा, फ्रॉग मतलब ब्रिक्स में होता है। वो क्या होता है? ए फ्रॉग ए स्मॉल डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ ए ब्रिक्स, ब्रिक्स में होता है सर। कहाँ है? देखो जैसे कि आपने इसमें देखिए, ये टॉप की साइड होता है, टॉप फेस पर ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रॉग। सर ये फ्रॉग क्यों है? क्या करता है सर ये? देखो बेटा, ये फ्रॉग इसलिए है, पहले तो हम इसकी साइज देख लेते हैं, स्टैंडर्ड साइज क्या है, और उसको सब जानेंगे। स्टैंडर्ड फ्रॉग साइज है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अच्छा,
नंबर ऑफ फ्रॉग पर ब्रिक्स एक ही होता है बेटा, एक ही होता है, एक ईंट में एक ही फ्रॉग होता है। फंक्शन क्या करते हैं, ये सीमेंट को या मोटार को होल्ड रखता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये क्या करता है बेटा, प्रिवेंट करता है स्लीपिंग बिटवीन ब्रिक्स, ओके। ये हमारी ब्रिक को स्लिप होने से बचाता है। अच्छा, ये एक्ट करता है शेयर की, ये एक्ट करता है शेयर की गिव ए साइड ग्रिप्स। अच्छा, साइड मतलब शेयर की तरह काम करता है। और मे सो मैन्युफैक्चरिंग नेम, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का नेम भी लिखा होता है, ठीक है। सीमेंट को होल्ड रखता है, स्लिप होने से बचाता है ब्रिक्स को, शेयर की का काम करता है और मैन्युफैक्चरिंग का नाम होता है। 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी लेंथ, ठीक है। जैसे कि ये 100 mm लिखा है ना, हमने इसे mm कन्वर्ट कर दिया है। और 40 mm की क्या हो जाएगी इसकी विड्थ, जो 4 सेंटीमीटर है ना उससे ये 4 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे mm में तो 40 mm हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर जो है वो उसकी डेप्थ होगी बेटा, ये डेप्थ, ये डेप्थ, ये डेप्थ क्या है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से होती है प्रॉपर स्टैंडर्ड इसका, लेकिन 1 से लेके 2 तक हो सकती है, ओके। इसकी क्या, इसकी क्या हो सकती है डेप्थ, जिसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। देखो हम कैसे, हाउ टू कैलकुलेट ब्रिक डेंसिटी, हम ब्रिक डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है यूज द फॉर्मूला कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, फिर हमें क्या करना है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू करनी है। जैसे कि हमें मास पता है क्या, 1 ब्रिक्स का 3 kg, यदि हम ब्रिक्स का वेट ले रहे हैं 3 kg, और हमें साइज ऑफ ब्रिक्स पता है कि 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm है, मतलब विद मोटार के साथ। अच्छा, इनको कन्वर्ट कर लिया किसमें, मीटर्स में, ओके। हमारा आ गया क्या, 0.002 मीटर क्यूब्स इनका वॉल्यूम आ गया। अच्छा, फिर अप्लाई दी फॉर्मूला करते हैं। देखो 3 क्या हो गया हमारा मास, और 0.002 क्या हो गया आपका, आपका 0.002 क्या हो गया वॉल्यूम। तो हमारे डेंसिटी होगी उसमें 3 किलो की लेते हैं हम यदि ब्रिक्स, तो 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स होगी। डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1500। यदि हम 3.5 kg लेते हैं तो हमारी हो जाएगी 1750। वैसे हम देखा जाए हमारी ब्रिक की डेंसिटी होती है 1800, कोई स्टैंडर्ड आपसे पूछ ले तो ये होती है 1800, नहीं तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। अब आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहला होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। सर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में ऐसा है क्या, जो ये फर्स्ट क्लास है, देखो पहली बात है बनती कैसे, इसको बनाते हैं टेबल मोल्डिंग में। अच्छा, टेबल के ऊपर आराम से इसको मोल्ड करता, खांचे में डालकर इसको अच्छी तरीके से बनाया जाता है, और इसको बर्न किया जाता है किल में, अच्छी तरीके से फायर किया जाता है। अच्छा, अब चलते हैं कलर एंड एप्रियंस। कलर इसका डीप रेड होता है और चेरी कलर होता है, ओके, डीप रेड और चेरी कलर। अच्छा, यूनिफॉर्म टेक्सचर एंड एप्रियंस अच्छा होता है इसका, क्या, यूनिफॉर्म टेक्सचर एंड एप्रियंस अच्छा होता है, एक समान होता है इसका टेक्सचर और एप्रियंस। अच्छा, देखो इसके ये स्मूथ रहता है, रेक्टेंगुलर रहता है, और शार्प एजेस रहते हैं इसके, जैसे शार्प एजेस दिखाई दे रहे हैं ना, कौन है बिल्कुल शार्प पेन है ये 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 फर्स्ट क्लास ब्रिक है। अच्छा सर जी इतनी बढ़िया रहती है, हाँ बेटा अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं है, अभी देखो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में क्या है, इसकी जो यदि हम 1 से लेकर 2 मीटर की से इसे ड्रॉप करते हैं तो ये टूटनी नहीं चाहिए। अच्छा, और गिव्स मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्रक टुगेदर, यदि हम दो ईंटों को आपस में टकराएं तो ये मेटेलिक साउंड करना चाहिए, क्या मेटेलिक साउंड। वाटर एब्जॉर्प्शन 12 से 15% ऑफ ड्राई वेट होता है। अच्छा, इसको शुड नॉट एक्सीड, मतलब हम 20% पानी, 24 घंटे यदि हम इसको पानी में रखते हैं ईंट को, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को, तो 20% से ज़्यादा पानी ये एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट बी एक्सीड 20% आफ्टर 24 आवर इन वाटर। अच्छा, क्रैशिंग स्ट्रेंथ इसकी होती है या तो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, या 10 न्यूटन से ज़्यादा हो सकती है। अच्छा,
यूज कहाँ करते हैं सर? एक्सटेर्नियन वॉल्स, फ्लोरिंग, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। अच्छा देखो, जैसे कि हमने एक्सटर्नल वॉल में लगा देते हैं और बहुत अच्छी रहती है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अब सेकंड क्लास ब्रिक्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फर्स्ट क्लास को तो हमने करा टेबल पर, इसको करते हैं ग्राउंड पर। अच्छा, इसको बर्न करते हैं भट्टी मरी, और इसको वेल फायर्ड करते हैं। अच्छा, ओके सर। फर्स्ट क्लास को भी करते हैं, इसको भी, हाँ बेटा इसको भी करते हैं। इसकी शेप होती है रेक्टेंगल शेप, बट आ गया इसमें, साइलाइट सेलाइट रेगुलरली अलाउड। अच्छा, इसमें सरफेस में भी सैलेंटली अनइवन, मतलब जो इसमें सरफेस है वो अनइवन रहती है। ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म आपकी सरफेस नहीं रहती, अनइवन रहती है। और रेक्टेंगुलर शेप जो है वो आपका रहता तो है, लेकिन इनरेगुलरिटी अलाउ है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। इनरेगुलरिटी है, कहने का मतलब इनरेगुलरिटी। अच्छा देखो, इसमें स्ट्रेंथ है, यदि मेटेलिक साउंड, हम यदि दो ईंटों को आपस में टकराएं तो इसमें मेटेलिक साउंड प्राप्त होनी चाहिए। अच्छा, हो जाएगी सर मेटेलिक साउंड। इसकी करेसिंग स्ट्रेंथ या तो 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर होनी चाहिए या इसके ज़्यादा होनी चाहिए। वो क्या है? हमारी सेकंड क्लास है। इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन 1620% होना चाहिए ट्राई वेट के मुकाबले। हाँ, और 24 घंटे के अंदर यदि हम पानी में रख रहे हैं तो ये 22% से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा, और यूज कहाँ करते हैं? अनइम्पोर्टेंट हिडन मैशनरी वर्क्स में और आरसीसी वर्क्स जो इनसाइड की तरफ होते हैं। ओके, और जो बाहर की तरफ रहते हैं उन्हें फर्स्ट क्लास वाली यूज करते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं देखो टिम्बर्स। अब टिम्बर्स सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स में अब थर्ड क्लास ब्रिक्स आ गई। अच्छा, ही सेव्ड ऑन द ग्राउंड, इसको सेव करते हैं ग्राउंड पर, और जो इसको पकाते हैं वो ओपन ओवन में पकाते हैं, जिसको बोलते हैं क्लैम्प्स। इसमें ये अंतर आ गया, दोनों को तो भट्टी में पका रहे हैं, लेकिन इसमें इसको क्लैम्प में पका रहे हैं। इट मे बी प्रॉपरली बर्न्ड, इसलिए ये पुअरली बर्न्ड होती है, मतलब अच्छी तरीके से पक नहीं पाती। ओवन बर्न्ड भी हो जाती है और अंडर बर्न्ड भी हो जाती है। सॉफ्ट और रेडिश, इसका जो कलर है वो सॉफ्ट या रेडिश होता है। रफ है, इसकी जो सरफेस है रफ होती है, इनरेगुलर होता है और डिस्टॉर्टेड एजेंट रहते हैं, मतलब इसके कोने डिस्टोर्टेड होते हैं। प्रोड्यूस डल साउंड व्हेन स्ट्राइक विद ईच अदर, यदि हम इसको आपस में दो ईंटों को आपस में टकरा रहे हैं तो इसमें डल साउंड उत्पन्न होता है। अच्छा, वाटर एब्जॉर्प्शन 20 से 25% करता है, इज ए ड्राई वेट। अच्छा ठीक है, इसकी करेस्टिंग स्ट्रेंथ होती है 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, लेकिन हम इसको 3.5 से लेकर 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बीच में होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, और यदि पानी में यदि हम 24 घंटे रखते हैं तो पानी में जो एब्जॉर्व करेगा ये 25% ही एब्जॉर्व करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, यदि 24 घंटे हम पानी में इसमें डुबो के रखें। अब चौथी है आपकी फोर्थ क्लास ब्रिक्स, जामा ब्रिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, दीज आर ओवन बर्ड हैंज डार्क इन कलर, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें ओवन बर्ड के कारण इसमें डार्क कलर हो जाता है। अच्छा, बैडली डिस्टोर्टेड इन शेप एंड साइज, बैडली डिस्टोर्टेड इन शेप एंड साइज, ब्रिटल इन नेचर, इसका नेचर कैसा होता है? ब्रिटल। और इसको हम यूज करते हैं फाउंडेशन में, फ्लोर्स में, ठीक है, और रोड मेटल्स में। ठीक है, ये आपके हो गए फोर्थ क्लास ब्रिक्स। अब देखो न्यूटन पर एम स्क्वायर क्या है। देखो बेटा, न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट है, जैसे सब पता है आपको, और न्यूटन तो है ही है, इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि मैं न्यूटन पर एम स्क्वायर बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हाउ मच पुश फोर्स लगा रहे हैं किसी भी चीज पर 1 स्क्वायर में या टिनी स्क्वायर में। तो टिनी स्क्वायर को कितना है हमारा? एम स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर में हम कितना फोर्स लगा रहे हैं या पुश कर रहे हैं, ठीक है, मेटेरियल पर। ठीक है, समथिंग 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इट होल्ड द लिटिल बिट ऑफ वेट, कितना वेट आपका होल्ड रख सकता है? 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर का मतलब है ये
मच स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। एमपीए इज ए जस्ट अनदर वे टू से न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम दूसरी भाषा में एमपीए भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सो 1 एमपीए बराबर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। अब सर ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्या है? देखो बेटा, इसका मीन्स ये है कि कितने किलोग्राम हम एक स्मॉल स्क्वायर में करें और ब्रेक होने से पहले, ठीक है। ठीक है, कितना वजन, मतलब एक प्रकार से कितना वजन लगाएं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कि वो टूटे नहीं, उससे पहले ना, टूटने से पहले रहे वो। 1 mm स्क्वायर क्या है? अबाउट 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सो इफ कंक्रीट इज 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट कैन होल्ड अबाउट 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपकी कंक्रीट 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है, उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब आते हैं आपके फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, जैसे कि ये है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में, ये वेरी नीट एंड इवन रहती है इसका शेप एंड साइज। सेकंड क्लास में मोस्टली इवन रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत बदल देगा। इसमें थर्ड क्लास में अनइवन और रफ रहता है, और फोर्थ क्लास में ब्रोकन और बेंड रहती है, ओके। कलर इसका देखो रेड, ब्राइट रेड होता है चेरी की तरह फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में लाइट रेड होता है, ब्राउनिश होता है। थर्ड क्लास ब्रिक्स में डल एंड पैची होता है। फोर्थ क्लास ब्रिक्स में डार्क और ब्लैक होता है। अच्छा, इसमें क्या है, स्ट्रेंथ इसकी 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 एमपीओ से ज़्यादा या उसके बराबर होती है। सेकंड क्लास में होती है 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 70 का मतलब है 7 एमपीए, और इसमें 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होती है, और इसमें वेरी वीक होता है, ओके। इसमें जो पानी सोख करता है 15% से कम सोखना चाहिए, ठीक है। इसमें 20% से कम सोखना चाहिए। इसमें 25% से पानी कम सोखना चाहिए थर्ड क्लास में, और ये तो बहुत ज़्यादा पानी सोख लेता है, ठीक है। इसमें आवाज़ कैसी आए, रिंग लाइक बेल, बेल की तरह। ये सॉफ्ट रिंग हो, इसमें डल साउंड हो, इसमें नो रिंग एट ऑल, ओके। इसको यूज़ करते हैं बिग बिल्डिंग्स और वॉल्स में। इसको यूज़ करते हैं इनसाइड वॉल एंड प्लास्टर में। इसको यूज़ करते हैं स्मॉल हट्स एंड शेड्स में। इसको यूज़ करते हैं क्रेसिर और फोर रोड्स में। और इसको हम बनाते हैं, देखो फर्स्ट क्लास को बनाते हैं ग्राउंड टेबल पर, सेकंड क्लास को किरल पर, थर्ड क्लास को हम क्लैंप ओपन एरिया पिट्स पर ओपन फायर, और फोर्थ क्लास को भी हम क्लैंप पर ही करते हैं, बैडली बर्न करते हैं। अच्छा, बहुत बुरी तरह से उसे पकाते हैं। ये कुछ मैंने आपको बता दिए। अब स्ट्रेंथ के आधार पर एक चीज और है, कोई बोलने लगे, ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे कोई बोले कि 18 जो है, 18 क्लास की जो ब्रिक्स है उसमें कितनी स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ 18 क्लास की, तो उसकी जो स्ट्रेंथ आएगी वो 17.5 एमपीए होगी, ठीक है ना। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ वो सुन से समझो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। या तो इसकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी या बराबर होगी। यदि मैं 38 बोल रहा हूँ, 38 क्लास की ईट कितनी स्ट्रेंथ देगी, तो 35 एमपीए देगी। अच्छा सर, ओके, समझ गए। कोई नहीं, यदि नहीं समझोगे तो इसे हम और आगे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ले आया हूँ। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स अर्थ, कि हमारे वो अच्छी ईंट में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, केमिकल कंपोजिशन। जैसे सिलिका होता है 50 से 60%, एल्यूमिना होता है 20 से 30%, लाइम होता है 5 से 10%, आयरन होता है 7% से कम, मैग्नीशियम होता है 1% से कम, एल्कलीज होते हैं 10% से कम, कुछ ये भी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2, हमारी ब्रिक्स में ये होती हैं। अच्छा सर, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं एक एक को। जैसे सिलिका हमारे जो होता है वो कम से कम कितना परसेंट होता है, 50 से 60%। ये सर काम क्या करता है, फंक्शन क्या है सर? ये वाटर को एब्जॉर्व करता है और देता है स्ट्रेंथ ब्रिक्स को। अच्छा, ये प्रिवेंट करता है क्रैकिंग, श्रिंकिंग और वार्पिंग ड्यूरिंग ड्राई के वक्त। ड्राई के वक्त ये क्रैकिंग श्रिंकेज दे देता है और यह हमारी रिड्यूस श्रिंकेज कर देता है ड्यूरिंग बर्निंग के दौरान। ठीक है, वो ड्राइंग के समय क्रैकिंग, श्रिंकेज, वार्पिंग प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, और रेस्पॉन्सिबल है ये सेच एंड साइप, है ना, सिलिका जो है, और हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए। अच्छा, यदि ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो ये डेस्ट्रॉय स्टिकीनेस हो जाएगा, मतलब कोहेजन हो जाएंगे बिटवीन पार्टिकल। इन दोनों के पार्टिकल जो है वो एक प्रकार से बिखर जाएंगे। और ज्यादा मात्रा मिला देंगे तो ब्रिक्स आपकी ब्रिटल नेचर की हो जाएगी, जो आसानी से टूट सकती है। अच्छा, दूसरा है एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है 20 से 30%। अच्छा, प्रोवाइड प्लास्टिसिटी एंड हेल्प इन मोल्डिंग। ओके, फंक्शन इसका क्या है कि ये हमारी ब्रिक्स को प्लास्टिसिटी देता है और आकार देने में, सांचे में आकार देने के लिए ये मदद करता है। यदि ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्रैकिंग और वॉर्पिंग देगा ड्राई के वक्त। और ब्रिक जो है आपकी, यदि जब बर्न होती, जब गर्म होती है तो वह हार्ड हो जाएगी। ओके, हाई एल्यूमिना की वजह से हमारी जो ब्रिक्स है वो क्ले फैक्ट्री हो जाएगी, मतलब कि क्ले रिफैक्ट्री, मतलब वो फायर रेसिस्टेंट एक प्रकार से हो जाएगी। अच्छा, लाइम कम से कम हम 10% से कम मिलाते हैं, 5% से 10% के बीच में। ये काम क्या करता है, देखो, प्रिवेंट करता है श्रिंकेज ड्यूरिंग ड्राई एक्ट ए फ्लेक्स। फ्लेक्स का कार्य करता है और ड्राई के बाद श्रिंकेज भी करता है। ठीक है, और फ्लेक्स का तो कार्य करता ही करता है। जब हमारी सिलिका फ्यूज होती है बर्निंग के दौरान तो यह ब्रिक के पार्टिकलों को आपस में जोड़े रखता है, लाइम। और इसे ज्यादा मिला देंगे तो हमारी ब्रिक्स जो है मेल्ट हो जाएगी और लूज शेप करने लगेगी। अच्छा, ये एक प्रकार का, मतलब कहने का मतलब सर ये फ्यूज करने का कार्य करती है। फ्यूज मतलब एक प्रकार से जो केमिकल कंपोजिशन बनाने का काम, अच्छी तरीके से उनको केमिकल कंपोजिशन को जोड़ने का कार्य करती है। उनको उनको अच्छी तरीके से पिघला कर उनको नए कंपाउंड में कन्वर्ट करने का कार्य करती है लाइम्स। अब आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जैसे सीमेंट में वो भी कलर देता था, यहाँ भी कलर ही देगा। लेस देन 7% करते हैं। ये इम्प्रूव करता है इम्पर्मेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को। ये क्या इम्पार्ट करता है, रेड कलर टू ब्रिक्स में। ये एक्ट करता है फ्लेक्स, फ्लेक्स की तरह, जैसे लाइम हेल्पिंग सिलिका टू फ्यूज ड्यूरिंग बर्निंग। बर्निंग के दौरान हमारी जो लाइम और सिलिका है वो फ्यूज होने लगती हैं और बाइंड होने लगती हैं ब्रिक्स पार्टिकल के साथ, जिससे हमारी ब्रिक्स में स्ट्रेंथ और हार्डनेस आने जाती है। यदि इसे हम एक्सेस मात्रा में मिलाएंगे तो ब्रिक्स कलर जो है वो डार्क ब्लू हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा, जिसके कारण क्रैकिंग और वार्पिंग भी आ सकती है ड्राई के दौरान, यदि हम ज़्यादा मात्रा में मिला देंगे। और यदि हम इसकी कमी हो जाएगी तो ये येलो कलर का दिखाई देने लगेगी हमारी ब्रिक्स। ठीक है, इसलिए हमें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है बेटा, इसमें परसेंटेज इसकी 1% से कम हो, ये इम्पार्ट करता है येलो टिंट, मतलब येलो टिंट का कलर देने का कार्य करता है। रिड्यूस श्रिंकेज और हार्डनेस, ये कम कर देता है श्रिंकेज और हार्डनेस को। यदि हम देखें, सौर क्रैकिंग और वार्पिंग ड्राई के वक्त कर ही देता है। देखो, हर केमिकल कंपोजिशन आपकी ईंट को क्रैकिंग और वार्पिंग कर देते हैं, क्या, ड्राई के वक्त। तो थोड़ा ध्यान देंगे ये क्या कारण करता है, ये हमारी ब्रिक्स को डीके भी कर देता है। अच्छा सर, क्या हमारी ब्रिक्स को डीके कर देगा? हाँ बेटा, डीके कर देता है। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आपकी गुड ब्रिक्स। देखो, पहली क्या है, साइज एंड शेप्स जो है वो सही होनी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, पैरेलल साइड ऑफ शार्प होनी चाहिए, आपकी शार्प स्ट्रेट से वो एजेस होनी चाहिए। अच्छा, कलर क्या है, कलर आपका यूनिफॉर्म डीप चेरी कलर, रेड कलर होना चाहिए। और यह इंडिकेट करता है प्रॉपर बर्निंग एंड कंसिस्टेंट केमिकल कंपोजिशन। अच्छा,
अच्छा, टेस्टर जो है वो रफ सरफेस और इंश्योर प्रॉपर एडेशन ऑफ मोटार्स। अच्छा, टेक्सचर उसका रफ सरफेस थोड़ा सा होना चाहिए जिससे हमारा मोटार अच्छी तरीके से एडेशन प्रॉपर्टीज कर सके, और यदि स्मूथ नहीं होगी तो हमारी ब्रिक स्लिप करने लग जाएंगी। ठीक है सर, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, रफ होना चाहिए, अच्छी बात है। कंपैक्टनेस, कंपैक्टनेस मतलब नो फिगर्स होल्स एंड लम्स, हमारी ईंटों में लम्स भी नहीं होनी चाहिए, फिगर्स भी नहीं होनी चाहिए, होल्स भी नहीं होनी, यदि ये इंडिकेट करता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन और ड्यूरेबिलिटी, है ना, ये इंडिकेट करता है हमारे ब्रिक्स में यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड ड्यूरेबिलिटी को। अब आते हैं हार्डनेस। हार्डनेस जो है वो शुड नॉट शो एनी इम्प्रेशन व्हेन स्टार्च इन फिंगर नेल, यदि हम नेल से उसको कुछ निशान मारने की कोशिश करते हैं तो उस पर कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए, और ये इंडिकेट करता है रेजिस्टेंट टू वेयर्स। अच्छा जी, अब आते हैं साउंडनेस। साउंडनेस मतलब ये है मेटेलिक साउंड करना चाहिए जब आपस में हम दोनों ईंटों को बजाएं, और सिग्निफिकेंट डेंस होना चाहिए, हाई क्वालिटी मटेरियल का होना चाहिए। अच्छा सर, समझिए। वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें शुड नॉट बी एब्जॉर्ब मोर देन 20%, प्राइवेट के हिसाब से 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो टिम्बर ब्रिक्स, मतलब टिम्बर, सॉरी टिम्बर नहीं, ब्रिक्स। और जब हम इसको इमर्ज करते हैं कोल्ड वाटर में तो 24 घंटे में ये कम से कम 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है। ब्रिक अर्थ क्वालिटी देखो ये है कि ये पेबल्स, स्टोन, ऑर्गेनिक मैटर्स, साग सब्जी, ये इन चीज़ों से दूर हो, और हार्मफुल केमिकल केमिकल नहीं होनी चाहिए हमारी जो ब्रिक से, जो ब्रिक की जो ब्रिक जहाँ बना रहे हैं उस मिट्टी में। एम्फ्लोरेंस रेजिस्टेंट होना चाहिए। देखो जैसे कि हमने देखे हैं कि वाइट पेजेस आ जाते हैं, तो हमें क्या है, गुड ब्रिक्स वो होती है जिसमें नो वाइट पेजेस होते हैं आफ्टर सोकिंग एंड ड्राइंग, मतलब पानी सोखने और उसमें कह सकते हैं आपको एवोपोरेट होने के बाद, सूखने के बाद, तो वो वाइट पेजेस नहीं पड़ने चाहिए। इसमें सोल्यूबल साल्ट कौन से हैं, सल्फेट ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेटा, 2.5% से कम ही रहे तो बेस्ट है हमारी ईंट के लिए। अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स अर्थ का मतलब, अब लास्ट पेज है, क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए 10 MPa के बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल देन 10 MPa। एक्सटेंड टू बर्निंग मतलब प्रॉपर बर्न करे जिससे हमारी ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग हो। यदि हम अंडर बर्न कर देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती है, और ओवर कर देते हैं यदि हम गर्म ज़्यादा कर देते हैं तो ये ब्रिटल नेचर की हो जाती है और वार्प्स करने लगती है। टफनेस क्या है, ये शुड नॉट ब्रेक व्हेन ड्रॉप फ्रॉम 1 से 1.5 mm, 1.5 मीटर मतलब सॉरी, 1 से 1.2 मीटर से हम यदि इसे फेंकें तो ये टूटनी नहीं चाहिए जमीन पर। इससे ये होती है कि ड्यूरेबिलिटी हमारी अच्छी है हैंडलिंग के दौरान। कंप्रेशन स्ट्रेंथ हमारी मिनिमम जो है 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर होनी चाहिए, और आइडल रेंज जो है 15 से लेके 35 MP होनी चाहिए। अच्छा सर, वही आपकी आइडल रेंज है। अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, ये पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तो कोशिश करना अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करना। वीडियो यदि पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। ठीक है बेटा।